सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर जीएसटी में जो हम लोग चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 12.1 से पढ़ते हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं अगर हमारा एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है। आपके पास 11th एडिशन की बुक है, 11th एडिशन की क्लास है, राइट। आपका एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है, सीए इंटर सीएमए इंटर। सर, थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, छोटे छोटे से, माइनर से, एंड एक नया रूल है। इसके अंदर एक नया रूल आया है, रूल 37A कैपिटल ए। उसको उस रूल को हम लोग विथ एग्जांपल्स पढ़ेंगे। एक एग्जांपल मेरी अमेंडमेंट बुकलेट में है, एक एग्जांपल मैं क्लास में चार्ट के थ्रू बताऊंगा। हो सकता है वो रूल एग्जाम में आपके आ जाए। ऐसे भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर में हम लोग 3 सेक्शन पढ़ते हैं और उसके रेफरेंस में रूल्स पढ़ते हैं एज पर सिलेबस, सेक्शन 16, 17, 18, राइट। सर, ये तीनों ही सेक्शन के अंदर थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है, तो हम लोगों ने हर तरह की वैरायटी इसके अंदर कर ली। जैसे सेक्शन 6 में थे तो वहां 4 सब सेक्शन में सेक्शन 16.2, सेक्शन 16.3, सेक्शन 16.4, हर तरह की पॉसिबिलिटी क्लास में डिस्कशन कर ली, थ्योरी क्वेश्चन की, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। फिर जब हम लोग सेक्शन 17 में आए तो वहां पर चाहे वो 17.2 हो या 3 हो या 4 हो या ब्लॉक क्रेडिट 5, वहां भी थियोरेटिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी डिस्कस कर ली। फिर सेक्शन 18 में गए, वहां 6 सब सेक्शन थे, सब सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 करते हुए 6 तक, और सब सेक्शन 1 के अंदर फिर 4 क्लॉज थे ABCD। हमने हर तरह के वहां पर थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, चाहे वो 18.4 पे हो, 18.6 पे हो या फिर 18.1 के अंदर ABCD पे हो, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। और क्या डिस्कस किए थे क्लास में, और क्लास में यहां बात भी हुई थी कि भाई सीए इंटर के सिलेबस में सेक्शन 19, 20, 21 एंड रूल 42, 43 नहीं है, बट सीएमए के सिलेबस में है। तो आईटीसी में एक एक्स्ट्रा क्लास दी गई आपको, जो सीएमए स्टूडेंट हैं उनको डिटेल्ड में रूल 42 पढ़ाया गया, रूल 43 पढ़ाया गया। उसकी क्लास यूट्यूब पे है, ओपन है। मेरी काफी सारी क्लासेस यूट्यूब पे हैं, लेकिन कुछ कुछ क्लासेस मैंने प्राइवेट कर रखी हैं। लेकिन ये वाली क्लास सीएमए स्टूडेंट, अगर आप सीएमए कर रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स सीएमए कर रहे हैं तो उनको जरूर बताइए। सीए इंटर के सिलेबस में रूल 42, 43 नहीं है, बट सीएमए के सिलेबस में है। तो ये दोनों रूल जरूर करके जाएं, 5-6 मार्क्स का इंपॉर्टेंस रखता है, और उसकी क्लास मेरे यूट्यूब पे है। उसके अलावा सीएमए स्टूडेंट को मैंने सेक्शन 19, 20, 21, जहां पर हम लोगों ने जॉब वर्कर की बात की, आईएसडी की बात की, वॉल्यूम 2 के अंदर, है ना। सीएमए में हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में 2 वॉल्यूम है और सीए में 1 वॉल्यूम। तो जो सिलेबस है सीए का, सीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीए वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सीएमए के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीएमए वाले। अभी जो अमेंडमेंट्स हैं वो दोनों के लिए बता दिया, एक रेफरेंस दे दिया आपको कि भाई हर चीज पढ़े हैं अपने अपने सिलेबस के हिसाब से। अब हम लोगों ने अमेंडमेंट्स देखनी है और एक नया रूल देखना है, और मैंने ना 3 नए क्वेश्चन डाले हैं इसमें। पेज नंबर 9 और 10 आपके पास जो बुक है उसमें शायद ना हो, पेज नंबर 9, 12B9 एंड 12B10 ना हो। तो जो अमेंडमेंट की बुकलेट है उसमें मैंने ये पेजेस दिए हैं और वहां 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 3 में से 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अमेंडमेंट पे है। सर, आपको अमेंडमेंट की तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन उस अमेंडमेंट को लेके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। मैं अपनी क्लास में क्या तो क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूं, और चार्ट के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू तो अमेंडमेंट को डिस्कस करता ही करता हूं। तो अपन लोग जो अमेंडमेंट्स आज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड अपने पास क्वेश्चन भी है, और हो सकता है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलते हैं फटाफट। सर, पेज नंबर इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, पेज नंबर 12.1 ऑनवर्ड, जहां पर हम लोग सेक्शन 16, 17, 18 का डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं। पेज नंबर 12.4 पे हम लोगों ने क्लास में पढ़ा कि एक नया रूल, बेसिकली रूल 37 पहले भी था, उसके बाद रूल 37 सब्स्टिट्यूट हो गया। आपको क्लास में पढ़ाया एज अ न्यू बोल के कि भाई एक रूल है जो 1 अक्टूबर 2022 से नया, यानी पुराना रूल रिप्लेस होके नया आया। क्लास के अंदर बात हुई। चलते हैं उस पेज पे। मैं वो एग्जाम्पल भी बताऊंगा, अभी सामने लेके आऊंगा जो मैंने क्लास में बताया था। पेज नंबर 12.4। सर, यहां पर हम लोग सेक्शन 16.2 को डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 16 के अंदर 4 सब सेक्शन है, जिसमें से हम लोग गए सेक्शन 16.2 पे।
सबसेक्शन 2 पे, वहां पर पहले 4 पॉइंट हुआ करते थे, फिर गवर्नमेंट ने उसमें एक और पॉइंट बढ़ाया 5। अब टोटल क्लास में आप लोग कितना पढ़े? 6 पॉइंट्स टोटल। इसके अंदर हम लोगों ने 6 पॉइंट्स, 6 कंडीशंस पढ़े जिसके बेसिस पर आपको क्या लेना है? आईटीसी लेना है। हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई गुड्स सर्विसेज रिसीव हुई कि नहीं, उसका इनवॉइस रिसीव हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे करके बहुत सारे कंडीशंस इसमें पढ़े। एक हमने यहाँ पर नई चीज भी देखी कि कहीं वो जो आईटीसी है उसका डिटेल्स कम्युनिकेट आपको ब्लॉक की तरफ यानी नहीं लेना है बोल के तो कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक नया पॉइंट पढ़ा और इसके रेफरेंस में हम लोगों ने क्लास के अंदर ही रूल भी पढ़ लिया है। तो जो क्लास के अंदर पढ़ लिया हम लोगों ने 11th एडिशन की बुक में, वो यहाँ डिस्कस नहीं हो रहा। 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए सेक्शन 16(2) के अंदर, 6 कंडीशंस जिसके बेसिस पर आपको क्या लेना है? आईटीसी लेना है। उसके अलावा इसके अंदर एक्सप्लेनेशंस थे। एक एक्सप्लेनेशन था कि भाई अगर आपको गुड्स इंस्टॉलमेंट में आ रहा है, लॉट में, तो जब तक लास्ट लॉट नहीं आएगा तब तक आपको आईटीसी नहीं लेना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन खूब सारे आते हैं इस पे, क्लास में चर्चा हो रखी है। एक ये पॉइंट था कि भाई अगर आपको गुड्स सर्विसेज मिल गई है, आपके गुड्स सर्विसेज मिल गई है, आप वो सामने वाला जो सप्लायर है उसने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, उसने अपना जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया है, यानी सरकार को टैक्स का पैसा भी मिल गया है, तो क्या करेंगे? आप आईटीसी ले लेंगे एज ए रेसिपिएंट। B2B सप्लाई, B2B सप्लाई है, रेसिपिएंट बायर रजिस्टर्ड है, एलिजिबल है आईटीसी के लिए, तो वो आईटीसी ले लेगा। लेकिन यहां पर बोला गया कि पेमेंट, अगर देखो आईटीसी लेने के लिए पेमेंट की कोई कंडीशन नहीं है, क्लास में बात हुई, लेकिन अगर पेमेंट 180 दिन के अंदर नहीं करोगे तो जो आपने आईटीसी लिया है वो रिवर्स करना पड़ेगा। ऐसा कौन कहता है? रूल 37 और ये एक्सप्लेनेशन भी जो सेक्शन 16(2) के अंदर है। मोटा मोटी लैंग्वेज सेम है, लैंग्वेज सेम है। जो बात रूल 37 कहता है वही बात वो एक्सप्लेनेशन भी कहता है। अब क्या हुआ, क्लास के अंदर आपको क्या बोला कि इसमें ना पहले जीएसटीआर 2 का रेफरेंस आ रहा था। आपने रिटर्न चैप्टर मेरे से क्लास में पढ़ा हुआ है, जिसमें मैंने बात क्या की कि भाई देखो जीएसटीआर 1, 2, 3 करके 3 फॉर्म्स होते थे, जिसमें 2 और 3 कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। इंप्लीमेंट हुआ जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3B। एक्ट में और रूल्स में बहुत जगह रेफरेंस चले आ रहे थे जीएसटीआर 2 के एज वेल एज 3 के, तो उसके चलते काफी सारी अमेंडमेंट्स की गई और जो क्लास में डिस्कस हुई उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि ये रूल 37 नया आया। अब नया रूल 37 जब आया, जो आपने क्लास में पढ़ा उसमें ये वर्ड नहीं था वेदर होली और पार्शियली, उसमें ये वर्ड नहीं था। प्रोपोर्शनेट वाली बात नहीं थी। जो आपके पास बुक है उसमें अगर आप ध्यान से ये वाले पेज पे आओगे ना, पेज नंबर 12.4 पे, तो जो आपके पास बुक है, जो नोट्स है, उसमें यहां पर होली और पार्शियली वर्ड नहीं था, प्रोपोर्शनेट रिवर्सल की बात नहीं थी। तो इसमें फिर से अमेंडमेंट की गई दिसंबर 2022 के आसपास। उसको इफेक्टिव कब से किया गया? 1 अक्टूबर से। मतलब इस रूल को फिर से अमेंड किया गया और उस अमेंडमेंट को इफेक्टिव उसी डेट से किया गया जब ये रूल आया। हम अमेंडेड पोर्शन, आपके सामने ये अमेंडेड पोर्शन है, आपके पास जो नोट्स है उसमें यहां पर वर्ड नहीं था होली और पार्शियली। प्रोपोर्शनेट की बात नहीं थी, पार्ट पेमेंट की। क्लास में क्या पढ़े पहले उसमें चलते हैं, फिर अमेंडमेंट बताऊंगा कि ये होली पार्शियली के कारण क्या अमेंडमेंट का आपको ध्यान रखना है, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। अब क्लास के एग्जाम्पल में चलते हैं। सर क्लास का ये एग्जैक्ट वही एग्जाम्पल है जो अभी आपके सामने है। इसमें क्या बात हुई थी? इसमें आपसे बात हुई थी, मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूं क्लास में जो डिस्कस हुआ। सप्लायर है, सप्लायर ने फरवरी मंथ में गुड्स सप्लाई की, B2B ट्रांजैक्शन है, रेसिपिएंट B2B ट्रांजैक्शन है। सप्लायर ने सप्लाई की है 1 लाख रुपए का कोई गुड्स, ठीक है, उस पे 18,000 रुपए का जीएसटी है। सप्लायर ने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, फरवरी की सप्लाई है तो मार्च में इसने जीएसटीआर 1 में रिपोर्टिंग कर दी है। सप्लायर ने जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया है, यानी गवर्नमेंट को पैसा मिल चुका है। लेकिन ये सेल ना ऑन क्रेडिट थी, उधार में। जो रेसिपिएंट है बायर, रजिस्टर्ड बायर बी लिमिटेड, उसने आईटीसी तो ले लिया लेकिन अभी तक इस इनवॉइस की पेमेंट नहीं की है। तो जब पेमेंट नहीं करोगे और आईटीसी ले चुके हो, तुमने इस 18,000 रुपीज का आईटीसी ले लिया है ऑलरेडी, ठीक है, अपनी जीएसटीआर 3B जब आपने फाइल की फरवरी मंथ की सेल है, तो फरवरी मंथ में जो सप्लायर है उसने उधार में माल बेच दिया और
उसने GSTR1 रिपोर्ट कर दी, 3B रिपोर्ट कर दी, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दे दिया। अब रेसिपिएंट ने भी आईटीसी ले लिया, क्योंकि आईटीसी लेने के लिए सेक्शन 16(2) में कहीं नहीं लिखा है कि पेमेंट होना चाहिए, वहां लिखा है कि इनवॉइस मिल गई, हाँ, गुड्स मिल गया, हाँ, तो ले लो आईटीसी। आईटीसी ले लिया, लेकिन अब पेमेंट पेंडिंग है इसकी। ये जो पेमेंट है ये पेंडिंग है 1,18,000 रुपए की, ठीक है। और इमीडिएट पेमेंट करने की कोई कंडीशन नहीं है सेक्शन 16(2) में, आईटीसी ले लिया। अब 180 दिन वाली बात आपको क्या पढ़ाई कि भाई अगर तुम एक क्लास में क्या पढ़ाया आपको कि 180 दिन के अंदर तुमको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट वर्ड था नहीं रूल 37 में जो क्लास के अंदर आपने पढ़ा। पुराना वाला जो रूल था 1 अक्टूबर 2022 से पहले वाला जो रूल था 37, उसमें प्रोपोर्शनेट की बात थी, लेकिन जब 1 अक्टूबर को ये रूल आया तो उसमें प्रोपोर्शनेट की बात नहीं थी। तो क्लास में क्या बताया मैंने कि भाई बी लिमिटेड जो यहां पर बायर है, बी लिमिटेड जो बायर है जिसने ये गुड्स परचेज किया है टोटल 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी 1,18,000 रुपए का, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 15 फरवरी को, 15 फरवरी को ये ट्रांजैक्शन हुआ है। तो 180 दिन, 15 फरवरी को इनवॉइस की डेट है 15 फरवरी। तो आपको क्लास में क्या बताया गया कि भाई बायर को आईटीसी ले लिया है, लेकिन बायर को 180 दिन के अंदर इस इनवॉइस की फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो 180 दिन कहां से काउंट करेंगे? 15 फरवरी से। अगर 180 दिन के अंदर फुल पेमेंट हो गया, फुल पेमेंट क्लास के अंदर बताया गया फुल पेमेंट, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 180 दिन के अंदर आपने पेमेंट नहीं की है तो फिर 180 दिन की एक्सपायरी पे, अब 15 फरवरी का इनवॉइस है, 180 दिन की एक्सपायरी कहां हो रही है? अगस्त में। तो अगस्त का जब GSTR 3B फाइल करेंगे सितंबर में, तो जो बायर को, जो ऑलरेडी आईटीसी ले लिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया 180 दिन के अंदर पूरा, उसको पूरा का पूरा आईटीसी जो लिया है विथ इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। और इंटरेस्ट की बात हम लोग सेक्शन 50 में पढ़ते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर में पेज नंबर 17-18 में, वहां पर एक रूल भी पढ़ते हैं 18(8)B, वो क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। चूंकि तुमने आईटीसी ले लिया था बट 180 दिन के अंदर तुमने पेमेंट पूरा क्लियर नहीं किया इनवॉइस का, तो तुमको ये 180 दिन जिस मंथ में एक्सपायर हो रहा है उस मंथ की GSTR 3B में रिवर्स करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। फिर फाइनली जब तुम इस इनवॉइस को क्लियर कर दोगे, से आगे जाके दिसंबर में इस इनवॉइस की फुल पेमेंट हो गई, तो फिर तुम दिसंबर मंथ में इसका आईटीसी ले लेना, लेकिन इंटरेस्ट तुम्हारा जो चला गया चला गया। ये बात आपके साथ क्लास में जब हुई तो बार बार यही स्ट्रेस दिया गया कि इनवॉइस का फुल पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है, फुल पेमेंट करना है। इसी में अमेंडमेंट है कि आप अगर फुल पेमेंट नहीं करोगे, देखो फुल पेमेंट करना होगा 180 दिन के अंदर, या फिर अगर आप पार्शियल पेमेंट भी करते हो, तो अगर फुल पेमेंट कर देते हो तो आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है। सर पेमेंट ही नहीं करते हो, आईटीसी रिवर्स करना होगा, जो क्लास में सिखा रखा है। बोला सर पार्शियल पेमेंट कर दी है, आधा पेमेंट कर दिया है, आधा बाकी है। मान लो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इनवॉइस कितने की थी इंक्लूडिंग जीएसटी? 1,18,000, तो इसमें से हाफ यानी 59,000 रुपीज की पेमेंट कर दी है, 59 बाकी है। प्रोपोर्शनेट मान लो 40% पेमेंट कर दी है। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तुमने इसमें से 70% पेमेंट कर दी है विद इन 180 डेज, तो तुमको रिवर्सल कितना करना है? 30%। मान लो तुमने 50% की पेमेंट कर दी है, तो तुमको रिवर्सल कितना करना है? 50%। प्रोपोर्शनेट पेमेंट पर प्रोपोर्शनेट आईटीसी लेके बैलेंस को रिवर्स कर देना। जो क्लास के अंदर बताया फुल पेमेंट करना होगा, फुल पेमेंट करना होगा, नहीं तो आईटीसी रिवर्स करना होगा। फुल की जगह अगर एग्जाम में प्रोपोर्शनेट आया तो सर प्रोपोर्शनेट आईटीसी, प्रोपोर्शनेट जितना, मान लो तुमने 60% पेमेंट किया है तो 40% तुमको रिवर्स करना होगा। पूरा रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। बस यही ये वर्ड ऐड हुआ है। कहता है अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई वेदर होली और पार्शियली। तो होली और पार्शियली, पहले वर्ड पार्शियली नहीं था, अब ऐड हो गया। अलोंग विथ टैक्स 180 दिन वही है। फेल कर जाते हो, तुम फेल कर जाते हो, पे नहीं करते हो 180 दिन के अंदर पूरा इनवॉइस का अमाउंट या पार्शियली, तो तुमको पे करना होगा या फिर रिवर्स करना होगा जो आईटीसी तुम ले चुके हो, प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट नॉट पेड। तो
क्लास में क्या बताया था, पूरा आईटीसी रिवर्स करना होगा अगर पूरा पेमेंट नहीं किए। प्रोपोर्शनेट का चक्कर ही नहीं था पहले, लेकिन अब अमेंडेड वर्जन क्या है, तुम जितना पे नहीं करोगे टू दैट एक्सटेंट ही तुमको आईटीसी ऑन द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज रिवर्स करना है। और फ्यूचर में जब भी तुम पेमेंट करोगे विदाउट एनी लिमिट, जो सेक्शन 16(4) की लिमिट पढ़ते हैं ना कि वो अगले साल के 30 नवंबर तक तुमको आईटीसी ले लेना है, वो टाइम लिमिट यहां काम नहीं करती है, वो मैंने तुमको बताया हुआ है क्लास के अंदर। और प्लीज ये थ्योरी क्वेश्चन है, ये तैयार कर लेना कि 180 दिन की टाइम लिमिट इन 3 केस में अप्लाई नहीं होती है। बहुत अच्छे से क्लास के अंदर ये तीनों केस डिस्कस किया हुआ है। हम लोग अभी अभी क्या पढ़े, रूल 37 या फिर सेक्शन 16(2) का एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, 180 दिन के अंदर पेमेंट क्लियर करो, नहीं तो आईटीसी रिवर्स करो फुल या प्रोपोर्शनेट इन द रेशियो ऑफ अनपेड अमाउंट, है ना, यही पढ़े अमेंडेड वर्जन। अब ये जो 180 दिन का क्लॉज है, ये 3 केस में एप्लीकेबल नहीं है, और ये 3 केस आपके साथ क्लास में डिस्कस हो रखा है। थ्योरी क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ध्यान रखना, लिख के याद रखने बोला था। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन, जो नया क्वेश्चन मैंने ऐड किया है पेज नंबर 12B9 पे, क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, अमेंडमेंट की बुकलेट में है, जो मैंने अभी रिवाइज्ड जीएसटी की वॉल्यूम बनाई है उसके अंदर है। ये आपके पास जो बुक है उसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जिसमें वही 180 दिन के अंदर तुमने इसकी पार्ट पेमेंट की। इनवॉइस कितने का था, 11 लाख प्लस जीएसटी। तो यहां पर देखो जीएसटी 11 लाख के एक्सक्लूडिंग में लिखा हुआ, ठीक है, और तुमने पार्ट पेमेंट कितने की है, क्या लिखा है, 420। तो ये 420 है क्या, ये इंक्लूडिंग जीएसटी है। मतलब डायरेक्ट 11 लाख में तुमको 420 नहीं घटाना है। जब तुम प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स कर रहे होगे तो तुम 11 लाख में 4,20,000 मत घटा देना, क्योंकि ये वाला 11 लाख 11 लाख क्या है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और ये वाला 420 क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। इसमें क्या हुआ है कि सर्विसेज की सप्लाई हुई है, इंजीनियरिंग सर्विसेज की इनवॉइसिंग 11 लाख प्लस जीएसटी की थी, सर्विसेज रेंडर्ड हुई, लेकिन सामने वाले ने पार्ट पेमेंट ही किया, बाकी डिस्प्यूट में चला गया कि भाई तुमने काम अच्छे से नहीं किया है। और ये डिस्प्यूट ने 180 दिन के बाद सेटल हुआ है। 180 दिन की काउंटिंग कहां से करनी है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, 5 नवंबर। और जब 180 दिन काउंट करोगे ना तो 5 नवंबर को काउंट नहीं करना, ये ध्यान रखना। तो जब हम 5 नवंबर को काउंट नहीं करेंगे तो नवंबर में कितने दिन, 25 दिन, दिसंबर में 31 डेज, फिर जनवरी में 31 डेज, फिर फेब में 28 डेज। ऐसे करके जब तुम जाओगे तो देखना तुम्हारा 180 डेज कहां एक्सपायर हो रहा है। तो वो एक्सपायर हो रहा है, यहां क्वेश्चन में वो डेट दे रखी है 4 मई को, 4 मई को वो एक्सपायर हो रहा है। लेकिन अब देखो तुमने जो पेमेंट कब की है, 6 जुलाई को की है, यानी 4 मई के बाद, 180 दिन के बाद तुमने बैलेंस पेमेंट किया है। तो 180 दिन कहां खत्म हो रहा है, 4 मई को। तो जो मई मंथ का जीएसटीआर 3B जाएगा उसमें इसको प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना होगा और इंटरेस्ट भी पे करना होगा। वो बात अलग है कि ये दोबारा ले लेगा, क्योंकि इसने पेमेंट जुलाई में की है तो जुलाई के हिसाब से ले लेगा। अब देखो जो एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, ये देखो यहां 11 लाख में से 420 माइनस नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि 420 का फिगर इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है, और ये आपको इंक्लूडिंग जीएसटी करना, यानी 11 लाख पे तुमको जीएसटी ऐड करना है 1,98,000, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 1298। अब तुमने 420 पे कर दिया है, तो कितना पे नहीं किया, तो ये हो गया अनपेड अमाउंट, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी डिवाइड बाय 118 इंटू 18। क्यों, क्योंकि अब ये ऊपर वाला अमाउंट क्या हो गया, इंक्लूडिंग जीएसटी। सर ये फिगर इंक्लूडिंग जीएसटी है, ये भी फिगर इंक्लूडिंग जीएसटी है। अब डिवाइड कितने से करेंगे, 118 से, मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, तो ये हो गया प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो तुमको रिवर्स करना है, यानी विथ इंटरेस्ट पे करना है। तो ये फिगर कैसे आई है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये 11 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुमने पार्ट पेमेंट की है 420 की, और कुछ नहीं लिखा है। तो अगर तुमने क्वेश्चन में ये पढ़ा कि तुमने 420 की पेमेंट की है इस इनवॉइस के अगेंस्ट में, तो ये 420 क्या होगा, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो फिर तुमको इस इनवॉइस को भी इंक्लूडिंग जीएसटी बनाना पड़ेगा। तो डिफरेंस भी इंक्लूडिंग जीएसटी आया, तो डिवाइड किससे करेंगे, 118 से।
और फिर इंटू 18 करेंगे तो वो आईटीसी का अमाउंट आ जाएगा, तो वो जो तुमको रिवर्स करना है, जिसपे तुमको इंटरेस्ट पे करना है ऑन द एक्सपायरी ऑफ 180 डेज, 4 मई यानी मई मंथ में। जब मई मंथ का तुम जीएसटीआर 3B जून में फाइल कर रहे होगे तो उसमें तुमको ये विथ इंटरेस्ट वहां पर दिखाना होगा। सर 4 मई की कैलकुलेशन करते समय 180 दिन की काउंटिंग कहां से करनी है? डेट ऑफ इनवॉइस, और 5 नवंबर को काउंट नहीं करना है। अगर एग्जाम में काउंटिंग करना पड़ जाए तो प्लीज ध्यान रखना 5 नवंबर को काउंट नहीं करना है डेट को, उसके आगे 180 दिन देखना है जाके कहां खत्म हुआ है। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना है। और ये 180 दिन कहां से लेते हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस रेंडर्ड से नहीं लेते, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस से लेते हैं। ये क्लास के अंदर आपको बताया हुआ है और यही बात रूल 37 में यहां पर बोला हुआ भी है। 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। बस, तो जो आपने क्लास में पढ़ा उसमें हम लोग फुल पे डिस्कस कर रहे थे। सर प्रोपोर्शनेट पेमेंट हुई तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी, जितने की पेमेंट कर दी बैलेंस का रिवर्सल कर देना। तो उसका एक एग्जांपल क्लास में पढ़े फुल वाला, एक एग्जांपल अभी दे दिया अमेंडमेंट की बुकलेट में प्रोपोर्शनेट वाला, काम खत्म। और सिर्फ एक वर्ड और ऐड तो हुआ है, होली और पार्शियली। एक कॉन्सेप्ट नया आ गया कि सर पार्शियल पेमेंट पे पार्शियल आईटीसी तो मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। जो अनपेड पोर्शन है उसी का आईटीसी तुमको रिवर्स करना है, पूरा आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है पोस्ट अमेंडमेंट। क्लियर है? चलिए सर, तो हम लोगों ने जो आपको क्लास में एग्जाम्पल कराया था उसका रेफरेंस लेते हुए ये 12.4 की अमेंडमेंट, रूल 37 की अमेंडमेंट विथ एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर ली। ये चार्ट है, अभी हम लोग एक एक करके इसको कैंसिल आउट करते जाएंगे। आप चाहो तो इसको लिख लो वीडियो रोक के, आप चाहो तो इसको लिख लो, ये एक रेफरेंस देगा तुमको कि कौन से रूल पे, कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पेज पे कौन सा सेक्शन किससे कनेक्ट हो रहा है, ये आपको एक रेफरेंस दे देगा। अब फटाफट अगले रूल पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। सर पेज नंबर 12.6 पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े। तो सर आपकी बुक में इस पेज पे ये रूल है ही नहीं, ये नया आया है, ये मेरे सामने रिवाइज्ड अमेंडेड नोट्स हैं, रिवाइज्ड बुक है। तो आपको ये कहां मिलेगा? अमेंडमेंट की बुकलेट में पेज नंबर 12.6 पे जो आपकी बुक में कंटेंट था पेज नंबर 12.6 पे, वो मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया है। कहां? 12.5 पे, है ना? अब जैसे आपकी बुक में ये है, रूल नंबर 41A है आपकी बुक में, आपकी बुक में ये नहीं है। अमेंडमेंट की बुकलेट रेफर करो। सर ये नया रूल बहुत इंटरेस्टिंग है और इसका कनेक्शन पीछे सेक्शन 2 में इस पॉइंट से है। मैं आपको पहले वो पॉइंट दिखा देता हूं। सर यहां पर आपने क्या पढ़ा कि सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचा दे, रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सेक्शन 16(2) के अंदर 6 पॉइंट्स थे, उसमें ये एक पॉइंट है जो बोलता है गवर्नमेंट को सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया हो। अब इसी से कनेक्ट करते हुए गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं विथ द हेल्प ऑफ न्यू एग्जांपल आपको ये समझाऊंगा। नया रूल है रूल 37A। क्या हो रहा था एक बैकग्राउंड के साथ बताता हूं, फिर इसको मैं पढ़ूंगा, पूरा एकदम अच्छे से समझाता हूं। देखो मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 12.6 जो रिवाइज्ड अमेंडमेंट बुकलेट है उसमें रेफर करो, आपकी बुक में नहीं है। रूल 37A नया रूल है ये, इस पर मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है आपका पेज नंबर 12B.9 पे। ये वाला क्वेश्चन मैंने इस पे ऐड किया है, क्वेश्चन नंबर 18। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। पहले इस रूल को समझ लेते हैं और इस रूल की रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं। सर ये रूल 37A पेज नंबर 12.6। सर इफेक्टिव कब से है? 26 दिसंबर 2022। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट देखो क्या हुआ इसमें, इस रूल की जरूरत क्यों पड़ी, क्या धोखा हो रहा था। अच्छा तुमने क्लास में क्या पढ़ा?
हमने क्लास में ये पढ़ा कि अगर मैं देखो B2B सप्लाई, मैं सप्लायर हूं, तुम रेसिपिएंट हो, मैं तुमको माल बेचूंगा जीएसटी लगा के, तुम आईटीसी लोगे। लेकिन क्लास में क्या पढ़ा कि अगर मैंने कोई तुमको गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई की है तो मैं उसकी रिपोर्टिंग करूंगा GSTR1 में, और वो रिपोर्टिंग फिर इंटरनली पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारे GSTR2B में, जिसको देख के तुम आईटीसी लोगे। हम लोगों ने क्लास में ये भी बात की कि तुम्हें आईटीसी कब मिलेगा, जब तुम्हारा को गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो जाए। सर हो गया रिसीव। इनवॉइस, हाँ सर मिल गई सर इनवॉइस भी। फिर हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा कि सप्लायर उस अपनी सप्लाई की रिपोर्टिंग करेगा पोर्टल पे GSTR1 में, और वो फिर इंटरनली कम्युनिकेट होगी तुम्हारे GSTIN नंबर की हेल्प से तुम्हारे GSTR2B में कम्युनिकेट होगी तब तुमको आईटीसी मिलेगा, और जितनी कम्युनिकेट होगी उतनी आईटीसी मिलेगी। पहले होता था 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगी, वो सब एबॉलिश हो गया। क्लास के अंदर परफेक्टली रेफरेंस लेके यहां पर बात हुई है आपसे, ये वाला पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे परफेक्टली आपके साथ बात हुई है। रूल 36 सब रूल 4 का रेफरेंस लेके कि मैंने सप्लाई की है, मान लो 3 बार तुमको माल बेचा है, लेकिन मैंने मान लो 3 बार सेल की है आपको, लेकिन उसमें से 2 ही सेल को मैंने अपने GSTR1 में अपलोड किया है, तो तुमको उसी का आईटीसी मिलेगा, तीसरे का नहीं मिलेगा। तीसरे का जब तक मैं अपलोड ना कर दूं GSTR1 में तब तक तुमको आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो जितना कम्युनिकेट होगा तुम्हारे 2B में उतना ही तुमको आईटीसी मिलेगा। ये बात क्लास के अंदर हुई, काफी डिटेल्ड डिस्कशन हुआ इसमें। तो सर गेम क्या कर रहे थे ये लोग, अब समझो बात को, इस नए रूल की जरूरत क्यों पड़ी। देखो सप्लायर GSTI में रजिस्टर्ड है, हाँ, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, और ये B2B सप्लाई है, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है ताकि सामने वाला आईटीसी ले ले। एग्जाम्पल मैंने लिया है जनवरी की सप्लाई है, जनवरी 2023। तुम्हारा एग्जाम का फाइनेंशियल ईयर क्या है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। तुम्हारा एग्जाम नवंबर दिसंबर 2023 में है CACA में, तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एग्जाम के लिए क्या है, फाइनेंशियल ईयर 22-23। ठीक, अब सप्लायर ने सप्लाई कर दिया और इसने GSTR1 में रिपोर्टिंग कर दी। सप्लायर ने सप्लाई कर दी, उसको सर्विसेज और गुड्स मिल गए, ठीक, उसको इनवॉइस भी मिल गई, और सप्लायर ने इसको GSTR1 में रिपोर्ट कर दिया। अब रिपोर्टिंग करने से क्या होता है, जब मैंने सप्लायर ने इसको GSTR1 में रिपोर्ट करेगा, ये B2B सेल है, तो रेसिपिएंट का GSTIN नंबर वगैरह लिखूंगा, इनवॉइस नंबर लिखूंगा, इनवॉइस की वैल्यू लिखूंगा, GST लिखूंगा, सब क्लास में बताया। ऐसा करने से ये ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा किसमें, रेसिपिएंट के GSTR2B में, वो रिफ्लेक्ट हो गया। अब फटाफट रेसिपिएंट ने जब देख लिया कि अरे ये तो रिफ्लेक्ट हो गया है, तो उसने आईटीसी यूटिलाइज कर ली। अपने GSTR3B को फाइल करते समय उसने अपनी GST में से आईटीसी माइनस करके नेट GST एटसेट्रा पे कर दी। किसने, रेसिपिएंट ने आईटीसी ले ली। ठीक है, ऐसे तो होता है सर। GSTR1 में जैसे ही इसने रिपोर्टिंग की, उसके बाद उसके GSTR2B में रिफ्लेक्ट हो गया और सामने वाले ने आईटीसी ले लिया। लेकिन सप्लायर क्या बदमाशी कर रहा है, GSTR1 के बाद क्लास में रिटर्न चैप्टर में क्या पढ़े कि आपको 3B भी फाइल करनी पड़ती है, जिसमें आप गवर्नमेंट का टैक्स जमा करते हैं। सर क्लास में क्या पढ़े, सेक्शन 37 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। GSTR1 में आप अपने सप्लाई की रिपोर्टिंग करते हैं। टैक्स की पेमेंट कब करते हैं, 3B में। पहले GSTR1 फाइल होता है, उसके बाद 3B फाइल होता है। सप्लायर ने क्या बदमाशी किया, सप्लायर ने रेसिपिएंट को माल बेचा, उससे पैसे वैसे ले लिए, GSTR1 में रिपोर्टिंग कर दी, लेकिन सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है। जनवरी 2023 का सेल है और सप्लायर सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है। तो 3B फाइल नहीं कर रहा है मतलब सप्लायर का पैसा टैक्स का गवर्नमेंट के पास नहीं जा पा रहा है, और उधर रेसिपिएंट आईटीसी ले चुका है, तो सरकार को तो टैक्स का पैसा मिला ही नहीं। और क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, सरकार को टैक्स का पैसा ना मिले तो रेसिपिएंट एलिजिबल नहीं होगा आईटीसी के लिए। बस अब उस पे रूल आ गया, रूल 37। सेक्शन तो पढ़ा है आपने, सेक्शन 2, सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 के अंदर 6 पॉइंट में से एक पॉइंट है कि गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिल जाए। अब मिला ही नहीं, सप्लायर ने GSTR1 फाइल करके सामने वाले को आईटीसी दिलवा दी, लेकिन 3B फाइल नहीं कर रहा है। तो अब गवर्नमेंट ये नया रूल क्या बोलता है, अब यहां से जो कंटेंट है ये नए रूल का कंटेंट है।
ये जो रूल है, रूल 37A नया रूल, ये बोलता है हम 30 सितंबर 2023 तक का वेट करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म होने के बाद जो सितंबर आएगा, ध्यान रखना वो कौन से ईयर की मिस्टेक है। ये सप्लायर ने किस ईयर में मिस्टेक किया, किस ईयर की इसने GSTR1 फाइल कर दी, 3B फाइल नहीं की है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जनवरी 2023 की। ठीक है, तो कट ऑफ डेट है अगले साल का 30 सितंबर। तो अगले साल का 30 सितंबर क्या है, 30 सितंबर तक सप्लायर को, ये सप्लायर की बात हो रही है, सप्लायर को अपना GSTR3B जनवरी महीने वाला फाइल कर देना चाहिए था। नहीं किया सर, मतलब जनवरी का फाइल नहीं किया है GSTR3B। कब तक फाइल नहीं किया, 30 सितंबर तक। तो अब थोड़ा मैं रिटर्न चैप्टर इन्वॉल्व कर रहा हूं। रिटर्न चैप्टर में आप पढ़ते हो पेज नंबर 11.7 पे रूल 59। रिटर्न चैप्टर में सर, रिटर्न चैप्टर में पेज नंबर 11.7 पे रूल 59 पढ़ते हो, वहां क्या लिखा है कि सप्लायर, अगर तुमने मान लो जनवरी का GSTR1 फाइल कर दिया लेकिन 3B फाइल नहीं की, तो तुम फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल किसी का भी तुम GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। ये रेस्ट्रिक्शंस तो लग गई सप्लायर पे। सर ये बात भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अगर पिछले महीने का 3B फाइल नहीं किया है तो इस महीने का GSTR1 फाइल नहीं कर पाओगे। लेकिन चलो वो बात पे अभी हम नहीं है। हमारी बात क्या हो रही है, रेसिपिएंट ITC लेके बैठा हुआ है 3B में, रेसिपिएंट का रिफ्लेक्शन आ गया 2B में, रेसिपिएंट ने ITC ले ली, सरकार को GSTR1 की इंफॉर्मेशन है सप्लायर की तरफ से, सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की, मतलब सरकार को टैक्स नहीं मिला। सरकार वेट करेगी कब तक का, अगले साल के 30 सितंबर तक का। किसका वेट करेगी, किसका वेट करेगी, सप्लायर के रिटर्न फाइल करने का, 3B फाइल करने का। नहीं हुआ, सप्लायर की तरफ से 3B पेंडिंग है 30 सितंबर तक। ये 30 सितंबर की बात कहां लिखी हुई है, रूल 37A में। हम वेट करेंगे, सरकार बोलती है रूल 37A के थ्रू हम वेट करेंगे, सप्लायर का वेट करेंगे, जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, अब सितंबर तक वेट करेंगे। 3B फाइल नहीं किया, अब रेसिपिएंट के पास आएंगे। अब रेसिपिएंट को बोला गया, हम वेट किसका कर लिए, सप्लायर का। अब रूल 37A रेसिपिएंट के पास आएगा और उसको बोला जाएगा, सुनो भाई, अब जो तुम 30 नवंबर तक जो भी GSTR फाइल करोगे 3B, पहले वाला तो तुम फाइल कर चुके हो, तुम ITC लेते जा रहे हो, तुम तो सही हो। अब सितंबर तक उस नालायक ने अपना 3B फाइल नहीं किया है, तो उसके बाद अक्टूबर या सितंबर, देखो तुम सितंबर का अक्टूबर में, देखो 30 सितंबर की डेट निकल गई, अब 30 नवंबर तक तुम अपना कोई ना कोई GSTR3B तो फाइल करोगे। मान लो तुम सितंबर का अक्टूबर में फाइल करोगे या अक्टूबर का GSTR3B तुम नवंबर में फाइल करोगे, नवंबर में जो भी फाइल करोगे 30 नवंबर तक। अब तुम जो भी, ध्यान से सुनना, नवंबर का तुम दिसंबर में फाइल करोगे। सर हम नवंबर 3B की बात नहीं कर रहे, सितंबर का अक्टूबर में फाइल करोगे और अक्टूबर का तुम नवंबर में फाइल करोगे मंथली के केस में। और मान लो तुम क्वार्टरली वाला फॉलो करते हो तो तुम जुलाई, अगस्त, सितंबर का अक्टूबर में करोगे, है ना। ड्यू डेट 20, 22, 24 ऐसे करके क्लास में पढ़ते हैं, मंथली और क्वार्टरली जो भी हो। मैं मंथली एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, मंथली क्वार्टरली का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने ये एग्जाम्पल मंथली का बैठाया है, GST रिटर्न चैप्टर में हम लोग मंथली क्वार्टरली की बात करते हैं, ठीक है। सर ये जनवरी की सप्लाई है तो मंथली में फरवरी, और अगर क्वार्टरली होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च का अप्रैल में। सर जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का तुमने अप्रैल में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि हम तुम्हारा 30 सितंबर तक वेट करेंगे, किसका, सप्लायर का। ठीक, सप्लायर ने GSTR1 फाइल करके रेसिपिएंट को ITC दिलवा दिया, अब सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है, वेट करेंगे सितंबर तक। सितंबर के बाद रेसिपिएंट के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे, सुनो भाई अब तेरे पास 2 महीने हैं, 30 नवंबर, ध्यान रखना इस डेट को, 30 नवंबर से पहले पहले तुम जो भी अपना 3B फाइल कर रहे हो, तो 30 सितंबर के बाद सितंबर का तुम 3B फाइल करोगे अक्टूबर में या अक्टूबर का फाइल करोगे नवंबर में, उसमें तुमको जो ITC तुमने लिया था रिवर्स करना पड़ेगा।
और बेस्ट पार्ट क्या है, इस रिवर्सल पे तुमको इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। वो अभी पीछे पड़े थे ना 180 दिन वाले में, अगर 180 दिन के अंदर तुमने पेमेंट नहीं की तो तुमको आईटीसी रिवर्स करना होगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। बट अगर तुम 30 नवंबर के बाद रिवर्सल करोगे तो तुमको हम यहां इंटरेस्ट भी लगाएंगे, तो रिवर्स तो करना पड़ेगा। रूल 37A बोलता है रेसिपिएंट को आईटीसी जो उसने लिया है 2B में रिफ्लेक्शन के बाद उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों? सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद सप्लायर ने 3B फाइल नहीं की है। कब तक? 30 सितंबर 2023, अगले साल के 30 सितंबर तक। तो फिर रेसिपिएंट को जिस ईयर में उसने आईटीसी ले लिया, इसने तो आईटीसी ले लिया ना, कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो उसको भी अगले साल का नवंबर तक क्या करना पड़ेगा? अब रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब रेसिपिएंट के पास 2 महीने हैं परफॉर्म रिवर्सल के लिए, सप्लायर को 6 महीने का टाइम मिला है सितंबर तक। अब सप्लायर कर ही नहीं रहा है डेटा अपडेट, अपनी रिटर्न फाइल कर ही नहीं रहा है, तो अब अक्टूबर नवंबर 2 महीना है किसके पास? रेसिपिएंट के पास। भाई तू अपना आईटीसी रिवर्सल कर ले। रेसिपिएंट बोल रहा है मैंने तो पैसे दे दिए थे। सर पैसा फुल पेड है, 180 दिन की तो बात ही नहीं हो रही, फुल पेड है पैसा, फुल पेड। फुल पेड के बाद भी रेसिपिएंट ने तो इनवॉइस ले ली, माल ले लिया, पेमेंट पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद भी सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद 3B फाइल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब सितंबर तक का वेट होगा, नवंबर तक इसको रिवर्सल कर देना है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। नवंबर के बाद करोगे तो इंटरेस्ट भी लगेगा। रेसिपिएंट सर ये तो हो गया रिवर्सल, रूल 37A रिवर्सल हो गया। अब सर अगर आगे जाके सप्लायर रिटर्न फाइल कर दे तो कर दिया। सप्लायर ने फाइनली 25 दिसंबर 2023 को जब उसके वो एनुअल रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट आया ना सप्लायर का, तो सप्लायर को अपनी गलती पता चली कि अरे हमारा तो कोई कंप्लायंस ही नहीं हो रहा है जनवरी से। तो फिर उसने फाइनली 25 दिसंबर को अपने कंसल्टेंट से मिलके जनवरी वाला 3B फाइल कर दिया। तो जनवरी वाला 3B किसने फाइल कर दिया? सप्लायर ने। तो अब आईटीसी वापस ले लेगा कौन? रेसिपिएंट री अवेल कर लेगा। जो उसने यहां पे रिवर्स किया था, रिवर्स यहां पे वो उसको यहां री अवेल कर लेगा। बस सेम कॉन्सेप्ट जो भी मैंने बताया है आपको, सेम ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 18 इंतजार कर रहा है, पेज नंबर 12B.9 का। उसमें सप्लायर का नाम झमकू है और रेसिपिएंट का नाम चमकू है, और वो क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने ही रिलीज कर रखा है। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये सीए इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। तो बहुत सारे फैकल्टीज अपने अपने स्टडी मटेरियल में ये क्वेश्चन लेंगे, तो झमकू चमकू का ये एग्जाम्पल आपको बहुत जगह मिलेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की तरफ से एग्जाम्पल रिलीज हो रखा है। सर जो भी अभी मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया है, सेम चीज यहां पर पेज नंबर 12B.9 मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट में क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ सेम चीज, सेम रेफरेंस, मोटा मोटी, खाली अमाउंट फिगर डेट वेट थोड़ी सी अलग मिलेगी, बट कॉन्सेप्ट वही है। तो ये एग्जाम्पल अब आपको खुद करना है, ये एग्जाम्पल अब आपको खुद करना है। ठीक सर 20 एग्जाम्पल, एक छोटा सा ये तीसरा एग्जाम्पल जो मैंने ऐड किया है ये बता दूं। हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं कि अगर मैंने टैक्सेबल सप्लाई की है तो उससे रिलेटेड आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, और या फिर जीरो रेटेड सप्लाई की है। अब जीरो रेटेड सप्लाई में कौन कौन सी सप्लाई आती है? एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एसईजेड। तो उसी पे क्वेश्चन है कि मैंने एक एसईजेड को सप्लाई की है जिस पर कोई जीएसटी नहीं है, ऑब्वियस सी बात है जीरो रेटेड है, तो क्या इससे रिलेटेड परचेज की आईटीसी मुझे रिवर्स करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है सेक्शन 17(2) को लेके, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लास के अंदर कि टैक्सेबल सप्लाई हो, जीरो रेटेड सप्लाई हो, तो उससे रिलेटेड आईटीसी को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, एंड जीरो रेटेड में सप्लाई टू एसईजेड भी आता है। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन का पार्ट आपके साथ कंप्लीट। ठीक, ये रूल लिख लो अच्छे से, और एग्जाम नाइट में इसको करके जाना है। ऐसे समझो कि ये 3-4 मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 to 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, और कितना प्यार से समझाया है। एक क्वेश्चन और दे दिया बुक में, एक क्वेश्चन आपको यहां प्यार से समझाया है। सर इसको लिख लो, ये बहुत काम आने वाला है। आइडिया तुमको दे चुका, एक 180 दिन वाला है, उसमें पेमेंट नहीं किए तो रिवर्स करना पड़ेगा,
इसमें पेमेंट करने के बाद भी रिवर्स करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 3B फाइल नहीं कर रहा है सप्लायर, और ऊपर वाले में उसमें सप्लायर ने 3B फाइल कर दिया था। उसमें पेमेंट का पंगा था कि रेसिपिएंट पेमेंट नहीं कर रहा, और इसमें रेसिपिएंट पेमेंट कर रहा है, लेकिन पंगा किसका है? पंगा है कि सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया। तो अगले साल के सितंबर तक कर दो, नहीं तो नवंबर तक उसको रिवर्स करना पड़ेगा। नवंबर के बाद करोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सितंबर के पहले पहले अगर इसने 3B फाइल कर दिया होता तो रिवर्सल की जरूरत ही ना होती। तो सितंबर की डेडलाइन और नवंबर की डेडलाइन याद रखनी है। जिस साल की ये गलती है उसके अगले साल का सितंबर, उसके अगले साल का नवंबर। तो ये गलती कब की है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। जनवरी 2023 का ये ट्रांजैक्शन है। जनवरी 2023 से रिलेटेड आईटीसी ले चुका है सामने वाला, तो वो कट ऑफ डेट इसलिए दी गई है आपको। अब रूल पढ़ लेंगे, पहले इसको लिख लो, पहले इसको आप लिख लो। अच्छे से लिखना, साफ साफ लिखना, खुला खुला लिखना। यहां सप्लायर की गलती के कारण रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ रहा है। अगर वो टाइम पे रिवर्स कर दे तो उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। नवंबर का डेडलाइन है रेसिपिएंट के लिए, और अगर सप्लायर कंप्लायंस सितंबर तक कर देता तो रिवर्सल की नौबत ही नहीं आती। डन। वीडियो रोक के लिखा अच्छे से, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसने 1 फाइल किया, वो रिफ्लेक्ट हो गया 2B में और उसने आईटीसी ले ली, लेकिन इसने 3B फाइल नहीं की। किसने? सप्लायर ने। डन। वीडियो रोक के लिखा, थोड़ा आगे चले। डन। वीडियो रोक के लिखा। कट ऑफ डेट ध्यान रखना है 30 सितंबर सप्लायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए 30 नवंबर। और 30 नवंबर में नवंबर की 3B नहीं, नवंबर की 3B तो दिसंबर में फाइल होगी। तो 30 नवंबर के बाद अगर जो 3B फाइल हो रही है उसमें तो फिर इंटरेस्ट लग जाएगा रेसिपिएंट को। तो रेसिपिएंट को अगर इंटरेस्ट से बचना है और आईटीसी रिवर्स करना है तो उसको अपनी सितंबर की 3B जब वो अक्टूबर में फाइल करेगा, या अक्टूबर की 3B जब वो नवंबर में फाइल करेगा, तो उस समय वो आईटीसी रिवर्स कर दे। पता तो चली जाएगा ना उसको कि उसका सप्लायर 3B फाइल नहीं कर रहा है। वो पोर्टल पे दिख जाता है सप्लायर ने कंप्लायंस किया है कि नहीं। तुम सप्लायर का देखो, मेरा जीएसटीआईएन नंबर है और मेरा जीएसटीआईएन नंबर तुम पोर्टल पे डालोगे तो मैंने क्या कंप्लायंस किया है नहीं किया सब तुमको पता चलेगा पोर्टल पे, फ्री में। कोई पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरा जीएसटीआईएन नंबर खाली तुमको पता होना चाहिए, तो वो पोर्टल के थ्रू पता चल जाता है ना। और अपना फिर ये बाकी तो अगर ट्रांजैक्शन की हो तो फोन पे बात भी तो करते होंगे, रिवर्स तो करना पड़ेगा। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। डन। वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट। सर दोबारा आईटीसी ले सकता है? हाँ, दोबारा आईटीसी ले सकता है, लेकिन जो इंटरेस्ट अगर लग गया तो उस इंटरेस्ट का कुछ नहीं होगा। झमकू चमकू वाला एग्जाम्पल खुद से कर लेना। डन। चलिए सर, तो हमारा हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब कुछ खास नहीं बचा है, फटाफट कर ले। ये वाला पार्ट कर लिया हमने। अब चलते हैं पेज नंबर 12.7 पे। हाँ, सर आपको पेज नंबर 12.8 पे, पहले मैं आपको क्लास में जो पढ़ाया है वो याद दिला दूं। पेज नंबर 12.8 पे सेक्शन 17 के अंदर जब हम लोग यहां 17.4 पे गए तो यहां पर बैंक के लिए एक स्पेशल केस आपको पढ़ाया कि बैंक को यहां एक ऑप्शन मिलता है कि वो अपने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स पर जो आईटीसी ले रखा है उसमें से उसने कितना यूज किया एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए, कितना यूज किया टैक्सेबल सप्लाई के लिए, ये अलग से डेटा मेंटेन ना करके, जो यहां बोलता है कि भैया डेटा मेंटेन करो, एग्जम्प्टेड वाला का आईटीसी मत लो, टैक्सेबल वाले का लो, लेकिन बैंक में बोला गया कि भाई चाहो तो तुम डेटा मत मेंटेन करो। यहां पर बात हो रही थी कि तुम उतना ही आईटीसी लोगे जो तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई की तरफ जा रही है। यहां पर बैंक को एक ऑप्शन दिया कि तुमको डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, खाली तुम क्या करो 50% अपना आईटीसी लो और 50% रिवर्स कर दो, बाकी तुम इनपुट लो, इनपुट सर्विसेज लो, कैपिटल गुड्स लो, सबका आईटीसी लो, उसमें से आधा आईटीसी रिवर्स कर देना।
तुमको कोई डेटा मेंटेन नहीं करना कि कितना इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है, कितना एग्जम्प्टेड के लिए यूज हो रहा है। क्लास में पढ़े। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको पढ़ाया मैंने क्लास में, आपको क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है, ठीक, और इससे रिलेटेड मैंने एग्जाम्पल भी कराया है। ये वाला एग्जाम्पल आपको क्लास में कराया हुआ है, देख लो। सेक्शन 17(4) में आप बैंक हैं, आपके पास दो ऑप्शन है। 17(4) में बैंक टैक्सेबल सप्लाई भी कर रही है, एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रही है। बैंक के पास 10 लाख रुपए का इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स है, इसमें से सिर्फ वो 5 लाख रुपए का ही आईटीसी ले, बाकी 5 लाख का वो रिवर्स कर दे या ना ले। बट अगर तुम्हारे ही दूसरे ब्रांच से अगर कोई जीएसटी का सप्लाई हो रहा है तो वहां पर तुम पूरा आईटीसी लोगे, क्योंकि पैन नंबर सेम है। ये भी बात क्लास के अंदर बात हुई ये वाले पॉइंट पे कि तुम्हारा अगर पैन नंबर सेम है, तुमने जो सप्लाई ली है यानी अपने ही किसी और ब्रांच से ली है जहां जीएसटी नंबर डिफरेंट है लेकिन पैन नंबर सेम है, तो 50% की रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। तो मैंने क्लास में आपको 17(4) पढ़ाया, एग्जाम्पल भी कराया, लेकिन इससे रिलेटेड रूल नहीं बताया। अब रूल में यही बात लिखी हुई है, तो मैंने क्या किया, इस नोट्स को रिवाइज करते समय ये रूल डाल दिया। आपके पास जो बुक है उसमें ये रूल 38 नहीं है, बस इतना ही है। आपके पास जो नोट्स हैं उसमें ये रूल 38 नहीं है, लेकिन जो मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट है उसमें पेज नंबर 7 पे मैंने ये रूल डाल दिया। अब ये रूल जो कहता है, देखो ये रूल में अमेंडमेंट है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इसके अंदर जीएसटीआर 2 का रेफरेंस आ रहा था, आना किसका चाहिए था, 3B का, तो इसलिए इसमें अमेंडमेंट है। लेकिन क्या ये रूल आपने क्लास में नहीं पढ़ा है? सर जो बात सेक्शन 17(4) के अंदर लिखी है, जो बात हम लोगों ने क्लास के एग्जाम्पल में डिस्कशन किया, वही बात यहां लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारे को आईटीसी नहीं लेना है अगर तुम नॉन बिजनेस पर्पस में यूज करोगे, पढ़ा है क्लास। अगर कोई आईटीसी ब्लॉक है 17(5) में तो नहीं लेना है। उसके बाद जितना भी आईटीसी है सबका 50% लेना है, और 100 ले चुके हो तो 50% रिवर्स कर देना। और सेम पैन नंबर पे अगर तुम आईटीसी ले रहे हो यानी तुम्हारी कोई ब्रांच सप्लाई कर रहे हैं तो उसको पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम आईटीसी ले सकते हो। तो जो तुम्हें पता है वही बात इस रूल में लिखी है। इस रूल से थियरी क्वेश्चन नहीं आएगा कि थियरी लिखो, प्रैक्टिकल आ सकता है तो वो क्लास में करा दिया है, बस और कुछ बात नहीं। तो वो मैंने लिंकिंग कर दी, ये कोई खास नहीं थी, ये चीज तो वही है जो आप पढ़े हुए हो। 12.7 डन, सेक्शन 17(4) डन, उससे रिलेटेड रूल 38, उससे रिलेटेड क्लास एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया। एक बार फिर से देखना है इस एग्जाम्पल को, देख लो। जो बच्चे मेरे स्टूडेंट नहीं है यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो और क्या। डन, वीडियो रोक के लिखा, देखा, मिला लिया अपनी बुक क्लास रजिस्टर से। बस यही बातें रूल 38 भी कह रहा है। खाली इसमें ये बातें हैं जो आप पहले से जानते हो कि भाई अगर तुमने इनपुट सर्विसेज को नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। ये ना मिलने वाली बात तो तुमको पहले से ही क्लास के अंदर पता है। चलिए सर, अब हम लोग जाते हैं एक पेज नंबर 12.10 पे, फटाफट खत्म करें, आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन 17(5). सर इसके अंदर तो क्लास के अंदर ही काफी सारी बातें आपको बता दी थी जो अमेंडमेंट का पार्ट थी, राइट। कुछ बातें हैं जो आपको क्लास के अंदर ही बता दी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड फूड बेवरेज, इस कैटेगरी पे भी आईटीसी ले सकते हो। पहले बताया कि इस कैटेगरी पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, फिर इस कैटेगरी पे भी आईटीसी ले सकते हो अगर ये तुम्हारी स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है। सर आप इस कैटेगरी में आईटीसी नहीं ले सकते हो, बट ले सकते हो अगर तुम अंडर अ स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये फैसिलिटी तुम किसको दे रहे हो, एम्प्लॉय को। ऐसे ही यहां पर बात हो रखी है कि अगर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, तो इस पे भी तुम आईटीसी ले सकते हो। और वही बात यहां भी लिखी हुई है ट्रेवल बेनिफिट पे। तो क्या हुआ था ना, कंफ्यूजन हो रही थी कि यार स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन वाली बात कहां अप्लाई होगी कहां नहीं होगी। तो आपको क्लास के अंदर बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि ट्रेवल बेनिफिट का भी आईटीसी ले सकते हो अगर ये
एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी दिलवा रहा है अंडर सम लॉ, अंडर सम एक्ट, अंडर सम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन वाली बात एफ में भी है, ऑब्लिगेशन वाली बात ई में भी है, ऑब्लिगेशन वाली बात डी में भी है यहां पे। तो ये बात क्लास के अंदर बात हो रखी है। अब एक नई चीज, ये लीजिंग, इस लीजिंग वर्ड पे कंफ्यूजन हो गया कि ये लीजिंग वर्ड इस मोटर व्हीकल वेसल एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड है या ऑल काइंड ऑफ लीजिंग पर आईटीसी नहीं मिलेगा। जो ये पॉइंट था इसमें देखो क्लास के अंदर तो यही बात हुई कि ये लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, ये किसकी बात हो रही है, मोटर व्हीकल की या वेसल की या एयरक्राफ्ट की, ठीक है। और क्लास में विथ एग्जांपल्स अच्छे से डिटेल्ड डिस्कशन हुआ है। 4-5 एग्जांपल यहां पर मैंने कराए हैं आपको कि देखो मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट की अगर आप खरीदते हो तो पीछे कंडीशन है, और आप रेंट लीज पर लेके आते हो, हायरिंग पे लेके आते हो तो यहां आ जाना। अगर आपको खरीदने पे आईटीसी नहीं मिला, मोटर व्हीकल 13 सीट से कम का, एम्प्लॉय को घर लाने ले जाने के लिए यूज कर रहे हो, आईटीसी नहीं मिला तो उसकी लीजिंग पर भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सब बात आपके अंदर क्लास में बात हो रखी है, मैं उसमें नहीं जा रहा। बट ओवर अ पीरियड कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गई कि भाई ये लीजिंग वर्ड में सारे तरह के लीजिंग आएंगे। जैसे मान लो मेरा कंपनी और मैं फर्नीचर को लीज पर लेके आता हूं, ऑफिस फर्नीचर को मैं ऑफिस में एसी लीज पर लेके आता हूं, तो क्या इसमें लीजिंग में हर तरह की लीजिंग कवर है या फिर ये लीज वर्ड मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट को लेके है। तो एक क्लैरिफिकेशन आया कि भाई लीजिंग में अगर तुम मान लो ऑफिस फर्नीचर लीज पर लेके आते हो, ऑफिस में एसी लीज पर लेके आते हो, फैक्ट्री के अंदर कोई मशीन लीज पर लेके आते हो तो वहां मिलेगा। ये लीजिंग वर्ड ना किसके साथ कनेक्टेड है, मोटर व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्टेड है। उसी पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, हर तरह की लीजिंग पे नहीं। तो एग्जाम में मान लो आप अपनी फैक्ट्री में मशीन लेके आते हो लीज पे, तो फिर उसका आईटीसी ले लेना बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ये वर्ड लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग कंबाइंड वर्ड है इन तीनों के लिए, और इन तीनों का डिटेल्ड एनालिसिस क्लास में कर चुके हैं, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा, खाली ये क्लैरिफिकेशन आपको मैं बता रहा था। चलो सर, ये पॉइंट भी हो गया। सर नए क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर लिए, 12 तीनों डिस्कशन कर लिए, और 2 क्वेश्चन तो हमारे इस नए रूल पे थे और अमेंडेड रूल पे थे। एक रूल 37 जो अमेंड हुआ और एक रूल 37A जो नया आया, उस पर तो अच्छे से चर्चा कर दी आपको। अब मुझे नहीं लगता कि तुमको अब उसमें कुछ याद करना पड़ेगा, चर्चा कर दी आपके साथ, ठीक। एक छोटा सा पॉइंट है मोटर बाइक को लेके, मैं उसमें जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले ना एक बार रूल पढ़ लेते हैं। ये रूल आपने पढ़ा नहीं, रूल में देख लेते हैं क्या वही सब बात लिखी हुई है। कहता है न्यू रूल 37A कवर्स अ सिचुएशन वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट, पेज नंबर 12.6 में नया रूल रीड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेरे साथ क्लास एग्जांपल चार्ट के थ्रू। न्यू रूल 37A कवर्स अ सिचुएशन वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट अवेल आईटीसी इन जीएसटीआर 3B फॉर अ टैक्स पीरियड। हमारा एग्जांपल था टैक्स पीरियड कौन सा, जनवरी। In respect of such invoice or debit note, the details which have been furnished by the supplier in the GSTR1। और अगर क्वार्टरली वाला कॉन्सेप्ट है तो IFF, ये IFF वाली बात रिटर्न चैप्टर में होती है आपके साथ। बट सप्लायर ने अपना 3B फाइल नहीं किया है, और कब तक फाइल नहीं किया है, अगले साल के 30 सितंबर तक। क्या मैंने बोला था, कब तक का मौका है उसको अपना 3B फाइल करने का, जनवरी 2023 में GSTR1 फाइल करके रेसिपिएंट ने आईटीसी ले लिया। सप्लायर ने GSTR1 फाइल किया था, लेकिन सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, और कब तक नहीं किया, 30 सितंबर तक नहीं किया। जिससे जनवरी का कौन से मंथ का, जिस मंथ से रिलेटेड आईटीसी ले चुका है कौन, रेसिपिएंट, तो फिर अब उस आईटीसी को रेसिपिएंट रिवर्स करेगा। कब तक करेगा, 30 नवंबर तक वो अपनी जो भी GSTR 3B फाइल करेगा, तो सितंबर वाली या अक्टूबर वाली। बट अगर उसने आईटीसी रिवर्स नहीं किया, कब तक, 30 नवंबर तक, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये बात हो गई क्लास में। और यहां क्या लिखा है, अब कभी फ्यूचर में अगर सप्लायर फ्यूचर में अब कभी 3B अपना फाइल कर दे, तो रेसिपिएंट, रजिस्टर्ड पर्सन वापस से आईटीसी ले लेगा, यानी आईटीसी मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पढ़ लिया, यही चीज आपको क्लास एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया। सर मेरे हिसाब से
आईटीसी चैप्टर में जो भी अमेंडमेंट्स हम लोगों को डिस्कस करनी थी, पेज नंबर 4 वाली कर लिए, पेज नंबर 6 वाली कर लिए, पेज नंबर 7 में जो 17(4) से रिलेटेड रूल था कर लिए, पेज नंबर 10 में कर लिए। एक और छोटा सा पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कशन करना है। सर, ये आपको जो बुक इशू हुई है ना, उसमें ये पॉइंट नहीं था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आपके पास जो बुक है उसमें ये वाला पॉइंट नहीं है। पेज नंबर 12.12 पे ये जगह खाली है, यहां पर मैंने ये पॉइंट डाले हैं मोटर व्हीकल को लेके, मोटर बाइक को लेके। पहले एक बार मैं आपको यहां मोटर व्हीकल की बात दिखा दूं। सर, यहां पर बाइक नहीं है, इसमें देखो मोटर व्हीकल की बात होती है, और जनरली मोटर व्हीकल का मतलब यहां पर हम लोग कार से लेते हैं, 4 व्हीलर से। अब क्वेश्चन में अगर 2 व्हीलर हो तो क्या होगा? सवाल यह है कि अगर एग्जाम में आया कि पिज्जा हट वाली कंपनी ने बाइक परचेज की है अपने एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉय उससे पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं, तो सर उसके आईटीसी का बताओ। लास्ट पॉइंट है, जाते जाते इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो यहां पर हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा? मोटर व्हीकल जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है, तो बाइक पे तो 2 ही लोग बैठते हैं और बाइक में भी मोटर लगी होती है। तो मोटर व्हीकल जिसकी सीट 13 या 13 से कम है उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक, नहीं मिलेगा। लेकिन 3 केस में मिल सकता है। ये अगर रीसेल कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का काम कर रहे हैं, या फिर ट्रेनिंग इम्पार्ट का काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि सर इस मोटर व्हीकल में बाइक आएगा क्या? अगर बाइक आ गया तब तो आप आईटीसी लेने नहीं दोगे, और बाइक नहीं आया तो आईटीसी ले लेंगे। सर, हम अपने बिजनेस में बाइक खरीद रहे हैं, बिजनेस यूज के लिए। कितना अच्छा एग्जांपल दिया, पिज्जा हट, डोमिनोज ने बाइक खरीदी अपने डिलीवरी, पिज्जा डिलीवरी के लिए अपने डिलीवरी बॉय को वो बाइक भी देती है। अब पॉइंट है कि ये जो मोटर व्हीकल है इसमें मोटर बाइक आएगी कि नहीं आएगी, तो अब उसके लिए यहां पर मैंने एक छोटा सा नोट दिया है। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर वीडियो रोक के आप लिख लेना। सर कहता है मोटर व्हीकल का जो डेफिनेशन है उसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट में जाओ। जीएसटी बोलता है अपना कि भाई मोटर व्हीकल में तो 13 सीट और उससे कम रहेगा, हम आईटीसी लेने नहीं देंगे। 3 सिचुएशन में लेने दे सकते हैं। कब? जब तुम ट्रेनिंग के लिए यूज करो, जब तुम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए यूज करो, जब तुम रीसेल के लिए यूज करो। अब पॉइंट है इसके अंदर बाइक आएगा कि नहीं, तो बोलता है जाके फिर मोटर व्हीकल में डेफिनेशन देखो। मोटर व्हीकल में जाके डेफिनेशन देखें तो पता चला कि इसके अंदर बाइक नहीं आएगा। डज नॉट इंक्लूड व्हीकल हैविंग लेस देन 4 व्हील्स। बाइक में 2 व्हील होते हैं, बाइक नहीं आएगा। लेकिन कब नहीं आएगा? जब उस बाइक की इंजन कैपेसिटी 25 सीसी और उससे कम हो। बाइक नहीं आएगा कब? जब बाइक की इंजन की कैपेसिटी 25 सीसी और उससे कम हो। सर 3 व्हीलर नहीं आएगा, 2 व्हीलर नहीं आएगा, लेकिन उसका जो इंजन कैपेसिटी है वो 25 सीसी और उससे कम हो। यानी अगर 2 व्हीलर बाइक बिजनेस पर्पस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉय के लिए बिजनेस पर्पस में खरीदने के बाद आप उसको मार्केटिंग के लिए यूज करें, एम्प्लॉय के लिए घर लाने ले जाने के लिए यूज करें, मार्केटिंग करने के लिए यूज करें, डिलीवरी देने के लिए यूज करें, आपको आईटीसी मिलता रहेगा अगर उसका इंजन कैपेसिटी 25 सीसी और उससे कम है, ठीक। और ये बात हमारे सीरीज ए के प्रैक्टिस सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 में यूज भी हुआ है। देख लेना एक बार, प्रैक्टिस सेट तो करोगे एग्जाम से पहले। सर अगर एग्जाम में बाइक का क्वेश्चन आता है तो सीसी देखना। मान लो 40 सीसी की बाइक है, 40 सीसी की, तो 3 केस में ही आईटीसी मिलेगा। कौन कौन सा केस? जब तुम उसको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में यूज करो, ओला बाइक, या फिर रीसेल के लिए तुम्हारा शोरूम हो, या फिर ट्रेनिंग के लिए, वो ड्राइविंग स्किल्स ट्रेनिंग के लिए। और 25 सीसी और उससे कम की बाइक है तो किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, तुमको आईटीसी हमेशा मिलेगा। ये चीज को लिख लो आप, अगर आपकी बुक में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। और अपने पास प्रैक्टिस सेट में इस पे क्वेश्चन भी है। बाइक की बात व्हीकल के अंदर करनी है, इंजन कैपेसिटी देखनी है। बाइक यहां पर आ रही है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ऑटो वगैरह सब की बात यहां पे हो रही है। सर ये आप नोट करना चाहो इससे रिलेटेड, ये नोट कर लो, वीडियो रोक के, डन, वीडियो रोक के लिखा। अब इसको लिखना चाहो, जो अभी मैंने बताया वही सारी बातें यहां लिखी हुई है। सर
मैंने बाइक खरीदी बिजनेस यूज के लिए, लिखा हुआ है यहां पे, मैंने बाइक खरीदी है बिजनेस यूज के लिए, लेकिन उसकी कैपेसिटी 35 सीसी की है, आईटीसी नहीं मिलेगा। बट 3 केस में मिल सकता है। कब? रीसेल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और अगर बाइक खरीदी है जिसके इंजन की कैपेसिटी 25 सीसी और लेस है, तो किसी भी पर्पस के लिए हो, खाली ये प्रूफ कर दो कि बिजनेस यूज हो रहा है, आईटीसी हमेशा ले लेना। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।